There's something called CSR. CSR, Corporate social responsibility. Yes. तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, हमारे मिल्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है वो हर साल सोशल वर्क के लिए खर्च करना ही होता है. राइट. और जिन लोगों के हजारों करोड़ में प्रॉफिट है, आप उसका अगर कुछ परसेंट भी निकालो तो वो कई सौ करोड़ का होता है. करेक्ट. सो इस CSR को अगर सही जगह डायरेक्ट किया जाए, दैट इज वन वे ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स. Right. CSR किया जाता है बट वो नामचारे के लिए, दिखावे के लिए होता है. ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ही एक ट्रस्ट फंड और अपना ही NGOs खोल लेते हैं. ठीक है ना, और वो उन्हीं को पैसा जा रहा होता है, और फिर वो बिकॉज आपका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है सो कॉल्ड, ठीक है ना, या रिसर्च सेंटर है. ज्यादातर हॉस्पिटल हमारे रिसर्च सेंटर ही होते हैं. क्या रिसर्च हो रही है उनमें आज तक नहीं पता चला, बिकॉज उसको फिर कई सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं. तो उसमें गरीबों के लिए इतने बेड होते हैं, बाकी पूरा अमीरों के लिए होता है हॉस्पिटल. और वो 100 बेड भी जो है वो गरीबों को नहीं मिलते. तो वो CSR अगर एक कमीज बेचने वाला आदमी है, एक बड़ा डिजाइनर है, बड़ा ब्रांड है, उसका CSR कॉटन ग्रोअर तक पहुंचे, आई थिंक अगर वो इंश्योर हम करें कि भाई आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो जो गांव है उसमें जो स्कूल है वो भी खुलवा दो. सो सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन अगर वो बना सके, दैट इज वन वे ऑफ. इसके कुछ है क्या सक्सेसफुल मॉडल्स दुनिया में? There are, like I think Azim Premji का था, टाटा हैज अ गुड फाउंडेशन, आई फील लाइक which does these things. टाटा के जहाँ भी हैं फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह, उनके टाउनशिप्स, यू कैन सी दैट देयर CSR वर्क्स. अच्छा. Their profits do trickle down. Yeah. And उनके employees के लिए, at least उनके employees के लिए who are working on creating their products, that they get like schooling and hospitals and like Jamshedpur for example, which is a factory town, right? Which is essentially it's owned by the Tatas, and they ensure sanitation है, सब कुछ है, cleanliness है, drinking water for only, I think, second only town, I think, as far as I know, in India, where you open the tap and you can drink the water. Yeah. It's ये मुझे भी नहीं पता था. Yeah, it's crazy. Someone was telling me, like, a friend of mine who lived there, so he's like, ये कर सकते हो मतलब वहाँ पे. like दिल्ली में अगर करोगे तो कचरा निकलेगा उसमें से, पानी तो मिलेगा ही नहीं. But that is the system. I have to take a break here, and then we will move on to the next part, which is Weavers. See you after the break. Welcome back to How to Citizen. We are here with Sushant Singh, and we are talking about a shirt in the market. We have spoken extensively about the cotton part of it and how it has ended up with किसके साथ है अभी? कॉटन कहाँ पहुँच गया अभी? ट्रेडर के पास है. ट्रेडर के पास है कि सेठ के पास. या द इंटरेस्टिंग थिंग सुशांत अबाउट दिस चैप्टर इज कि ट्रेडर के बाद जो धागा बनता है ना, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करते, सीधा क्लॉथ बन जाता है उसका. मैंने वो नोटिस किया. बट ठीक है, देयर इज नो कनेक्टिंग थ्रेड इन द मिडल. तो वीवर्स पे आते हैं. वीवर्स के बारे में बात करते हैं. वीवर्स आर बेसिकली देयर इज अ होल सेक्शन अबाउट a market in Erode. Shreyas, you want to tell us about it? Yes, just tell me the page number. This one. 106. Cloth. So Erode has a bi-weekly cloth market in Tamil Nadu, one of the largest cloth markets in the world. In this market, you find weavers bringing cloth that have been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give instructions to the weavers about what kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see how this is done. So यहाँ पे 3 pictures दिए. Basically, is like एक merchant का shop है, और weavers basically loom है जहाँ पे वो cloth बन रहा है, and then there is the traders essentially and the people who are in the village who are doing this. Again, यहाँ पे भी actually same ही narrative है कि वो ट्रेडर से जो वीवर्स के पास जा रहा है, वीवर्स जो मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं, जहाँ पे वो टेलर वगैरह बैठे होंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. Essentially, that's the whole point यहाँ पे. Correct. You know, Sushant, so I was in Gorakhpur during the UP elections. I didn't know this, and it was very fascinating. The Gorakhnath temple के बाजू में, just बाजू में वहाँ पे there is this big weaver community that lives there, बुनकर, who manufacture the cloth that goes to Nepal. अच्छा. हाँ, तो जो टोपी बनता है ना, टोपी और ये जो that beautiful, like, you know, colorful cloth. So they make it there. For the last, I think, 4 years, they have been in
absolute distress. And so we walked around that area and they showed us like these haunted warehouses where looms बस पड़े हुए हैं, electric loom एक जगह पे चल रहा है, कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, whatever. And fascinatingly enough they mentioned this कि एक loom चलाने के लिए, and I did not know this, the loom has to run 24 hours for you to make any profit out of it. मतलब इतना घटिया है मतलब प्राइस क्लॉथ का कि unless you run that loom for 24 hours you will not make profits. So one person has to work on that loom for 12 hours. Wow. Right? And then what happens is if your loom, because 24 hours चल रहा है, 6 days a week चल रहा है, wear and tear. So if your loom breaks down middle में, तो जितना पैसा तुम उसको फिक्स करने में लगाओगे उतना प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट गया. एंड सो दे आर प्रेइंग एवरी मंथ कि बॉस इस महीने में ब्रेक डाउन मत हो जा. एंड very tragic because they were all obviously saying कि प्राइस इतना गिर गया है क्लॉथ का और नेपाल से भी ऑर्डर्स आना कम हो गया है, जो भी है, लाइक वो बॉर्डर सिचुएशन भी चेंज हो गया था तब. लॉट ऑफ पीपल जस्ट क्विट एंड दे स्टार्टेड देयर जेरोक्स शॉप और बाजू में सब्जी बेच रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, बट घोस्ट टाउन बन गया पूरा. It's so tragic and these kind of stories we hear all the time. Yeah. ऐसे बहुत सारे trades are dying. बहुत सारे trades. So कुछ तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिंदगी बदलती ही है, नए साधन आते हैं, पुराने ख़त्म होते हैं, बट उसमें जो ह्यूमन कॉस्ट है, अगेन यहाँ गवर्नमेंट का जॉब आ जाता है कि उसको आप एक लेबर का तरीका ख़त्म हो रहा है अगर, तो वो जो पूरा एक ह्यूमन फैक्टर है उसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके लिए नया एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये देखना. देन अगेन घूम फिर कर MSP पर बात आई जाती है भाई कि किसी भी चीज़ का जो एक इंसान प्रोड्यूस करता है उसमें कितनी लागत लगती है. महंगाई बढ़ती जाए, घटती जाए, पेट्रोल डीजल का दाम, सब चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी, डिमांड एंड सप्लाई भी अलग अलग होती रहेगी, बट भाई जो ह्यूमन कॉस्ट है किसी भी चीज़ को उगाने में, बनाने में, लेबर तो उतनी ही लगेगी ना. तो उसका कॉस्ट, उसकी भरपाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो गवर्नमेंट ही तय कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट ही हमारे पूरे सोसाइटी, पूरे देश को वही रेगुलेट कर रही है. सो एक जुलाहा जो है वो इतने घंटे वीविंग करता है, धागा बनाता है या कपड़ा बनाता है, तो उसके इतने घंटे की क्या कॉस्ट है मिनिमम जो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बेसिकली 2 वक्त की रोटी तो खा सके. उतना तो मिनिमम तय करना चाहिए, राइट, कि हर आदमी, कोई भी भूखे पेट ना सोए. करेक्ट. उसका तरीका क्या है, जो एम्प्लॉयड है अगर उसको भी भूखा सोना पड़ रहा है महीने के 15 दिन या 10 दिन, तो क्यों सोना पड़ रहा है. दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू एंड फाइंड वेज. कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है 1 क्विंटल कपास पर मुझे जो है 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दो. कोई किसान नहीं कहेगा, नाजायज मांग किसी की भी नहीं, बट मिनिमम इतना तो हो कि वो अगली फसल उगा सके. अगर एक ही क्रॉप उगाता है या 2 क्रॉप उगाता है तो उस पर साल भर का खर्चा चल सके, बच्चों की फीस जा सके, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जिंदगी के पूरे हों, इतना तो भरपाई होनी चाहिए. I have a question. ये MSP decide कैसे करते हैं? So the government issues a notification, simply put. Like for there are certain crops which essentially have an MSP on them. Not सारी all. crops के नहीं मिलते, कुछ ही के मिलते हैं. अच्छा. Like cotton has an MSP. बाजरा, जवार, wheat, rice सबका है. मतलब the government issues, I think, every growing season के पहले हर स्टेट डिसाइड करता है. हर स्टेट डिसाइड करता है. बिकॉज हर स्टेट सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं इसमें. आपका इनपुट कॉस्ट में बिजली कितनी जा रही है, क्योंकि आप ट्यूबवेल की बोरिंग करते हो. नाउ ट्यूबवेल डिपेंड करता है हर स्टेट में पानी का, और हर डिस्ट्रिक्ट में पानी का लेवल कहाँ पर है. ग्राउंड वाटर लेवल जितना नीचे होगा उतना आपका ट्यूबवेल महंगा पड़ जाता है. उसकी बोरिंग से लेकर के पानी निकालने में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा. तो हर स्टेट में क्या क्या वैल्यूएशन है चीज़ों के, उस हिसाब से स्टेट इनपुट कॉस्ट डिसाइड करता है कि भाई इतनी लागत तो इसमें लगी है. उसके हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट तय करते हैं. इसलिए हर स्टेट का मिनिमम MSP अलग होता है क्रॉप्स का, और फिर वो एक एग्रीगेट निकालते हैं. सो दैट इज द सिस्टम. Correct. And you know, I wanted to talk to you about free markets a little bit. Right now what you said was कि government का काम है कि लोगों को price मिलना चाहिए अच्छे से, and you know, nobody goes hungry. Basically that is the basic requirement that you need. But अगर इसको आप एक और तरीके से देख ले कि
proponents of free markets. You know कि innovation अगर होना है तो free market का होना ज़रूरी है और government को business में घुसना नहीं चाहिए. Do you think that is a legitimate thing to say? कि government को business में नहीं घुसना चाहिए. They, like let the market decide the price. नहीं बिकॉज ह्यूमन ग्रीड जो है ना, किसी ने बहुत पहले, एक टीचर ने बताया था कि ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का एक इकोनॉमिक्स जो है एक रूल फॉलो करती है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से प्राइसेस तय होते हैं भाई, बट उसमें ह्यूमन ग्रीड को कोई फैक्टर इन नहीं करता है कि डिमांड और सप्लाई क्रिएट भी की जा सकती है भाई. राइट. जो लोग होर्डिंग करते हैं कि भाई नहीं अभी तो मंदा चल रहा है, तो क्या करते हैं कि अभी अपना गेहूं बचा के रखते हैं. राइट. तो धन्ना सेठ अपने गोदाम में गेहूं रोक के रखता है. तो आपने जो है सप्लाई रोक दी. करेक्ट. तो डिमांड तो है. करेक्ट. तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा. तो ह्यूमन ग्रीड को फैक्टर इन करना जो है ना, वो बड़ी दिक्कत है. आपने बिजनेस के अगर इतने हम लोग एथिकल होते इंसान, तो फिर तो गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज में. That's true. है ना.